हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। रिजल्ट गुरु आमिर सर में आपका हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। देखिए, आज मैं सोशल साइंस का महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर के आया हूं जो एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही शानदार है। वीडियो को स्किप नहीं करेंगे क्योंकि मैं सब ऑब्जेक्टिव के साथ साथ कुछ ऐसी नई बातें बताऊंगा जो आपको काम आ जाएगा एग्जाम में। इसलिए वीडियो को कहीं भी मिस नहीं करेंगे। अनुभव के आधार पर, एक्सपीरियंस के आधार पर मैं वैसी वैसी बातें आपको बताऊंगा जो एग्जामिनेशन हॉल में आपको बहुत कारगर साबित होगा, बहुत ही आपको मदद करने करेगा। इसलिए वीडियो को पूरा देखिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा। आइए देखते हैं, पहला क्वेश्चन प्रारंभ करते हैं, शुरू करते हैं। ध्यान से देखेंगे, बहुत ही शानदार क्वेश्चन सब है, एग्जाम में कई बार पूछे हुआ है और हर साल ये गैप करके ये सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसलिए ध्यान से देखेंगे, एक एक क्वेश्चन को समझेंगे, उसके विश्लेषण को समझेंगे। तो देखिए, पहला क्वेश्चन क्या आ रहा है कि भारत में उपभोक्ता संरक्षण कानून कब लाया गया था। भारत में उपभोक्ता संरक्षण कानून कब लाया गया था? तो ये लाया गया था 1986 ईस्वी में। कब लाया गया था? 1986 ईस्वी में उपभोक्ता संरक्षण कानून। मतलब कि आप एक कस्टमर हैं और आप कहीं से सामान लेते हैं और आपको कहीं शक होता है तो आप उसके लिए कहाँ अपील करेंगे? उसके लिए कोई ना कोई कानून होना चाहिए ताकि आपको कोई ठगे नहीं। तो वो ग्राहकों के संरक्षण के लिए बनाया गया था जिसका नाम था उपभोक्ता संरक्षण कानून। ये कब बना था? 1986 ईस्वी में। तो ध्यान रखेंगे, 1986 ईस्वी में ही उपभोक्ता संरक्षण कानून बना था, पारित हुआ था। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि गोल घर का निर्माण कब हुआ था? गोल घर यानी पटना का जो गोल घर है, जो ऐतिहासिक गोल घर है, वो पूछ रहा है, जो है हिस्टोरिकल प्लेस है, कि इसका निर्माण किस वर्ष में हुआ था, कब हुआ था। तो याद रखिएगा, ये हुआ था आपको पटना के गोल घर का निर्माण 1786 ईस्वी में। देखिए, यहाँ पर उपभोक्ता संरक्षण कानून कब बना था? 1986 में। गोल घर का निर्माण कब हुआ था? 1786 ईस्वी में। गोल घर की हाइट जो है, ऊंचाई है, वो 29 मीटर है। गोल घर की ऊंचाई कितनी है? 29 मीटर लंबी है इसकी हाइट। और ये बना कब था? 1786 में। तो याद रहेगा कि गोल घर बहुत पहले बना था, तो उसमें भी 86 है, तो 1786। और उपभोक्ता संरक्षण कानून नया है, चूंकि कानून हमारे भारत में उसके बाद बना था, देश आजाद होने के बाद कानून अपना बनना शुरू हुआ था, तो 1986 में। तो दोनों में 86 है, याद रखेंगे। पटना का गोल घर भी 1786 और उपभोक्ता संरक्षण कानून 1986, इसको ध्यान देंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि भारत की वित्तीय राजधानी किस शहर को कहा जाता है? भारत की वित्तीय राजधानी किस शहर को कहा जाता है? तो इसको याद रखेंगे, ये मुंबई को कहा जाता है। मुंबई, मुंबई को भारत की वित्तीय राजधानी कहा जाता है। ध्यान से देखेंगे, समझेंगे। ये भी कई बार क्वेश्चन पूछ चुका है कि भारत की वित्तीय राजधानी किस शहर को कहा जाता है, तो मुंबई शहर को भारत की वित्तीय राजधानी कहा जाता है। अगला देखिए, क्वेश्चन कर रहा है कि आर्थिक विकास का तीसरा क्षेत्र क्या है? आर्थिक विकास का तीसरा क्षेत्र, ये पहले आपको समझने की जरूरत है कि पहला क्षेत्र क्या है, दूसरा क्षेत्र क्या है, तीसरा क्षेत्र क्या है। इनमें से एक क्वेश्चन हर हाल में पूछता है, हर साल में पूछता है, इसलिए इसको ध्यान से देखेंगे, ध्यान से समझेंगे। पहला, दूसरा, तीसरा, मैं आपको तीनों बता देता हूं, तीनों में से कोई ना कोई एक पूछेगा और इसका मैं ट्रिक भी बता दूंगा ताकि आप जिंदगी भर नहीं भूलेंगे। ध्यान से देखिएगा। पहला आपका भारत, यहाँ देखिए, आर्थिक विकास का तीसरा क्षेत्र, आर्थिक विकास का पहला क्षेत्र यानी प्रथम क्षेत्र, दूसरा क्षेत्र यानी द्वितीय क्षेत्र, तीसरा क्षेत्र याद रखिएगा कौन कौन है। तो पहला क्षेत्र होता है आपका कृषि क्षेत्र को। कृषि क्षेत्र को ही, कृषि के क्षेत्र को ही क्या कहते हैं? आर्थिक विकास का पहला क्षेत्र कहते हैं। पहला क्षेत्र किसको कहते हैं? कृषि को। कृषि को पहला क्षेत्र कहते हैं। और दूसरा क्षेत्र कहते हैं औद्योगिक क्षेत्र को, औद्योगिक क्षेत्र को, उद्योग धंधा को। तीसरा क्षेत्र कहते हैं सेवा को। अब देखिए, इसका ट्रिक समझिए क्या है ताकि आपको जिंदगी भर याद रहेगी। पहला क्षेत्र, जब हम कृषि क्षेत्र में काम करेंगे, खाएंगे पिएंगे, तभी ना हम औद्योगिक क्षेत्र में जाएंगे। तो सबसे पहले क्या जरूरी है? कृषि जरूरी है, भोजन जरूरी है। भोजन जब हमारे अंदर जाएगा तब हम जाकर कहीं मेहनत कर सकते हैं, उद्योग धंधा में काम कर सकते हैं। तो पहला क्या हो जाएगा? पहले भोजन यानी कृषि से संबंधित। उसके बाद हम कोई काम कर सकते हैं, तब हमारा हो जाएगा उद्योग से संबंधित, औद्योगिक क्षेत्र।
उसके बाद ही हम किसी की सेवा कर सकते हैं, तब हो जाएगा वो सेवा क्षेत्र। ये सर्विस से रिलेटेड है, लेकिन ये याद करने के लिए मैं सर्विस की जगह पर जो लोग नौकरी करते हैं, सेवा क्षेत्र में जो लोग लगे हुए हैं, उसको सेवा यहाँ पे कहा गया है। लेकिन ट्रिक के लिए ये हम आपको बता रहे हैं कि पहला क्या हो जाएगा, पहला क्षेत्र कृषि, यानी पहले भोजन पानी करेंगे, खाएंगे पिएंगे, तब जाकर के हम कोई भी उद्योग धंधा कर सकते हैं, कहीं भी औद्योगिक क्षेत्र में काम कर सकते हैं। और जब हमारे पास औद्योगिक क्षेत्र से पैसा भी आ जाएगा, हमारा पेट भी भर जाएगा पहले, उसके बाद पैसा भी आने लगेगा, तभी हम कोई काम सेवा का कर सकते हैं, सेवा कर सकते हैं। तो इस ट्रिक के आधार पर आप ये तीनों याद रख सकते हैं, एग्जाम में ये आपको बहुत हेल्पफुल होगा। पहले खाएंगे पिएंगे, कहाँ से आएगा, कृषि से। उसके बाद हम काम करेंगे, कहाँ करेंगे, औद्योगिक क्षेत्र में। उसके बाद हम सेवा कर सकते हैं। तो याद रखिएगा, ये तीनों में से कोई ना कोई एक एग्जाम में हर हाल में पूछेगा, और इस साल में भी पूछेगा, इसलिए ध्यान से रखिएगा। तो ये हमारा पूछ रहा था तीसरा क्षेत्र। तो तीसरा अब आप बता सकते हैं आराम से, कौन सा हो जाएगा, सेवा क्षेत्र हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, जर्मनी के एकीकरण का प्रमुख वास्तुकार कौन था। जर्मनी के एकीकरण का प्रथम वास्तुकार कौन था, तो ये था बिस्मार्क। कौन था, बिस्मार्क। बिस्मार्क को ही जर्मनी के एकीकरण का वास्तुकार माना जाता है, यानी उसके बनाने वाला माना जाता है। बिस्मार्क का ही एक नीति था, पॉलिसी था, ये किसी वीडियो में हम बताए थे आप लोगों को। क्या उसका नाम था, रक्त एवं लौह। रक्त और लौह। ये पूछा था कि रक्त और लौह की नीति किसके द्वारा अपनाई गई थी, किसने अपनाया था उस पॉलिसी को। तो रक्त और लौह भी कौन अपनाया था, बिस्मार्क। तो जर्मनी के एकीकरण का वास्तुकार भी किसको माना जाता है, बिस्मार्क को। रक्त और लौह पॉलिसी भी अपनाया था कौन, बिस्मार्क अपनाया था। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि राउरकेला लौह इस्पात उद्योग कहाँ है। राउरकेला, ये ऐसा लग रहा है जैसे भोजपुरी शब्द है, राउरकेला, हमार केला, तुहार केला, इसलिए ध्यान दीजिएगा, ये भोजपुरी टाइप का वर्ड है राउरकेला, लेकिन ये भोजपुरी क्षेत्र का नहीं है। ये कहाँ का है, ये उड़ीसा में है। राउरकेला लौह इस्पात कहाँ है, उड़ीसा में। उड़ीसा में है क्या चीज, राउरकेला। हमार केला हाजीपुर में। ठीक है, तो इसको ध्यान से देखिएगा, इसको समझिएगा। राउरकेला लौह इस्पात कहाँ है, उड़ीसा में। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं को स्थान दिया गया है। 8वीं अनुसूची में कई सूची है संविधान में, तो प्रथम सूची में ये है, द्वितीय सूची में वो है, तो उसी तरह से 8वीं अनुसूची में भाषा को रखा गया है। तो जो भी भाषा को 8वीं अनुसूची में शामिल कर दिया जाता है, तो उसमें आपको यूपीएससी, बीपीएससी या अन्य परीक्षाएं होने लगती है, पीसीएस की परीक्षाएं होने लगती है। तो भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में अभी वर्तमान में कुल 22 भाषाओं को रखा गया है। कितनी भाषाओं को रखा गया है, 22 भाषाओं को रखा गया है। कभी कभी यह भी आपसे पूछ देता है, ऑप्शन दे देगा 4 और कह देगा कि इनमें से कौन भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है। 4 ऑप्शन दे देगा, जिसमें से आपको मैथिली दे देगा, डोगरी दे देगा, संथाली दे देगा, भोजपुरी दे देगा। तो जान लीजिए कि मैथिली को मिल चुकी है 8वीं अनुसूची में जगह, लेकिन भोजपुरी को अभी तक 8वीं अनुसूची में जगह नहीं मिली है, यानी भोजपुरी भाषा अभी तक संवैधानिक भाषा नहीं है, यानी 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं किया गया है। तो याद रखिएगा, ये आपको ऑप्शन में भोजपुरी ही रहेगा, और उसको मारिएगा कि ये 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है। इसको ध्यान से देखिएगा, 22 भाषाओं को 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया है। मैथिली है, डोगरी है, संथाली है, पाली है, लेकिन भोजपुरी को स्थान नहीं दिया गया है, अभी तक नहीं मिला है, 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं किया गया है। याद रखिएगा, अच्छा क्वेश्चन है ये। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कराएंगे, भारत आने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे। भारत आने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे। जैसे मान लीजिए कि ये अंग्रेज थे, या कौन थे, या फिर पुर्तगाली थे, या डच थे, तो इस तरह का क्वेश्चन भी आपसे पूछता है। तो भारत आने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे, पुर्तगाली थे। पुर्तगाली, देखिए इसमें गाली शब्द है, ठीक है, तो याद रहेगा कि हाँ भाई सबसे पहले गाली सुनने के लिए वही आया था, तो आपको याद हो जाएगा आसानी से। पुर्तगाली, इसी में गाली है, तो गाली याद रहेगा, आसानी से आप मार सकते हैं कि भारत में सबसे पहले गाली सुनने के लिए कौन आया था, पुर्तगाली आया था। तो याद रहेगा आपको, कभी भूलिएगा नहीं, पुर्तगाली ही भारत में पहली बार आया था। आपको पता है कि करके क्वेश्चन पूछता है कि भारत की खोज किसने की थी, तो भारत की खोज वास्को डी गामा ने 1498 में किया था। कब किया था, 1498 में, जो कालीकट नाम के एक बंदरगाह पर आया था।
तो ये कहाँ का रहने वाला था, पुर्तगाल का ही रहने वाला था। तो वही आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है, ये दोनों याद रखिएगा। ये भी पूछ सकता है कि भारत की खोज किसने की थी। तो 1498 में वास्को डिगामा ने किया था। वास्को डिगामा ने किया था। वास्को डिगामा ने किया था कब? 1498 में भारत की खोज की थी। इस पर हमको एक जोक याद आ रहा है कि एक बच्चा से हम खड़ा करा करके पूछे कि बताओ कि वास्को डिगामा भारत कब आया था? तो कहा कि सर वो तो जारा में आया था। अरे तुमको कैसे मालूम कि जारा में आया था? तो कहा कि सर हम देखे थे फोटो में, वो कोट पहने हुआ था। तो ऐसे ऐसे बच्चे भी हैं, तो वो कोट पहने हुआ था इसलिए उसको लग गया कि हाँ वो जारा में आया था, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। तो भारत की खोज कौन किया था? वास्को डिगामा ने 1498 में किया था, और वो पुर्तगाल का रहने वाला था। यही क्वेश्चन पूछ रहा है कि भारत आने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे? पुर्तगाली थे। देखिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, यह भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसको ध्यान से देखिएगा। कह रहा है कि भारत में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कब हुई थी, यानी इमरजेंसी कब लागू हुआ था। ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि इमरजेंसी भारत में कब लागू हुआ था। तो उस समय भारत की प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी के समय में ही 1975 में आपातकाल की घोषणा हुई थी। आपातकाल की घोषणा कब हुई थी? 1975 ईस्वी में। 1975 ईस्वी में। कभी कभी ये भी क्वेश्चन पूछ देता है कि 1975 भारतीय राजनीति में किस लिए जाना जाता है? तो आपातकाल की घोषणा हुई थी इसलिए जानते हैं। यही क्वेश्चन था आपका कि भारत में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कब हुई थी? तो 1975 ईस्वी में। कभी कभी अभी क्वेश्चन पूछ देता है कि भारत में प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन थे? 1977 में चुनाव हुआ था, उसके बाद में जनता पार्टी की सरकार बनी थी, उसमें मोरारजी देसाई भारत के प्रधानमंत्री बने थे। पार्टी कौन थी? जनता पार्टी। प्रधानमंत्री कौन थे? मोरारजी देसाई। मोरारजी देसाई को ही प्रथम गैर कांग्रेसी सरकार उन्हीं की बनी थी, यानी उन्हीं के नेतृत्व में। प्रधानमंत्री कौन थे? मोरारजी देसाई। तो यह भी क्वेश्चन पूछता है कभी कभी कि प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन थे? तो मोरारजी देसाई। इसको याद रखिएगा, अच्छा क्वेश्चन है ये। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि सिलिकॉन शहर के नाम से कौन प्रसिद्ध है? सिलिकॉन शहर, तो बेंगलुरु को ही सिलिकॉन वैली कहा जाता है। सिलिकॉन वैली बेंगलुरु को ही कहा जाता है। बेंगलुरु को ही सिलिकॉन वैली के नाम से या सिलिकॉन शहर के नाम से जाना जाता है। बेंगलुरु का ही दूसरा नाम है सिलिकॉन वैली। तो अच्छा क्वेश्चन है, इसको ध्यान में रखेंगे। अगला है कि मंदार पहाड़ी या मंदार हिल किस जिले में है? ये क्वेश्चन होना चाहिए था कि बिहार के किस जिले में है, लेकिन ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। ये सिर्फ डायरेक्ट पूछ दिया था कि मंदार पहाड़ी किस जिले में है। तो मंदार हिल पूछे, मंदार पहाड़ पूछे, मंदार पहाड़ी पूछे, तो ये बिहार के बांका जिला में है। बिहार के बांका जिला में है। भागलपुर से सटे हुए एक जिला है जिसका नाम है बांका जिला। उसी बांका जिला में ये मंदार हिल, मंदार पर्वत स्थित है। तो इसको ध्यान रखेंगे। इसके पहले हम आप लोगों से पूछे थे झील के बारे में कि कहाँ है, तो वो आपका था ये आपका क्या बोलते बेगूसराय में। बेगूसराय का था वो, लेकिन ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। मंदार पहाड़ी या मंदार हिल कहाँ है? बांका में। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि किनके अनुरोध पर महात्मा गांधी चंपारण आए थे? महात्मा गांधी चंपारण कब आए थे? 1917 ईस्वी में। 1917 ईस्वी में, जहां नील का खेती लोग करते थे। आपसे कभी पूछ देता है कि तीन कठिया प्रणाली से आप क्या समझते हैं? तो तीन कठिया प्रणाली का मतलब ये था कि 3 कट्ठा में 1 कट्ठा आपको नील की खेती करनी है, और नील की खेती अगर कोई लगातार 3 साल कर दिया तो चौथे साल वो बंजर हो जाती थी। वो जमीन में कोई भी उपज नहीं होती थी, कोई भी अनाज नहीं उगता था। तो इसका वहां पर सारे किसान लोग का, चंपारण के साइड में सारे किसान लोग विरोध करते थे, और उसके बदले में अंग्रेज उनको सजा देते थे कि नहीं आपको खेती करनी ही करनी है नील की। तो उसी से क्षुब्ध होकर के, उसी से परेशान होकर के, अंग्रेजों से परेशान होकर के राजकुमार शुक्ल, नाम याद रखिएगा, राजकुमार शुक्ल, राजकुमार शुक्ल, राजकुमार शुक्ल ही महात्मा गांधी जी से सारी बातें बता करके, वहां की समस्याओं के बारे में बता करके, राजकुमार शुक्ल महात्मा गांधी को लेकर के आए थे। तो क्वेश्चन यही पूछ रहा है कि किनके अनुरोध पर, किनके रिक्वेस्ट करने पर महात्मा गांधी चंपारण आए थे? तो राजकुमार शुक्ल जी के अनुरोध पर, उनके निवेदन पर ही महात्मा गांधी चंपारण आए थे। तो ये भी ध्यान रखिएगा कि 3 कठिया प्रणाली से आप क्या समझते हैं।
तो आपको हम बता दिए कि क्या बताना है, उसमें क्या लिखना है। ये अच्छा क्वेश्चन था। और किनके अनुरोध पर? तो राजकुमार शुक्ल के अनुरोध पर आए थे। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? लेनिन ने किया था। बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? लेनिन ने। 1917 की जो रूसी क्रांति हुई थी, उसी रूसी क्रांति को ही बोल्शेविक क्रांति भी के नाम से जानते हैं। 1917 की रूसी क्रांति को ही बोल्शेविक क्रांति के नाम से जानते हैं। कभी कभी यह भी पूछ सकता है आपसे कि बोल्शेविक क्रांति को और किस नाम से जानते हैं, या फिर रूसी क्रांति 1917 के रूसी क्रांति को और किस नाम से जानते हैं। तो बोल्शेविक क्रांति के नाम से जानते हैं और बोल्शेविक क्रांति को रूसी क्रांति के नाम से जानते हैं, जिसका नेतृत्व किसने किया था? लेनिन ने किया था। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत में 1 रुपया का नोट कौन जारी करता है? भारत में 1 रुपए का नोट कौन जारी करता है? ये एक दिन और हम समझाए थे आपको, अगर याद होगा तो आपको याद आ गया होगा, आप बता सकते हैं। देखिए, जितने भी नोट होते हैं हमारे पास, भारतीय जो भी करेंसी है, भारतीय नोट है, उस पे आरबीआई के गवर्नर का हस्ताक्षर होता है, यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के जो गवर्नर होते हैं उनका हस्ताक्षर होता है। लेकिन 1 रुपए का नोट जो होता है, जब सबसे छोटा नोट है, उस पे हस्ताक्षर होता है वित्त विभाग के सचिव का, वित्त विभाग के सचिव का। तो कह रहा है कि कौन जारी करता है, ये नहीं पूछ रहा है कि किसका हस्ताक्षर होता है। अगर हस्ताक्षर पूछेगा तो लिखेंगे वित्त विभाग के सचिव का, और जारी कौन करता है? तो वित्त विभाग करता है। कौन करता है जारी? वित्त विभाग जारी करता है 1 रुपए का नोट, और बाकी नोट को कौन जारी करता है? आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि किस कानून के विरोध में जालियांवाला बाग में सभा का आयोजन हुआ था? आयोजन हुआ था किस कानून के विरोध में? ठीक है, तो याद रखिएगा, रॉलेट एक्ट। कौन सा कानून पारित हुआ था अंग्रेजों के द्वारा? रॉलेट एक्ट। रॉलेट एक्ट कानून के विरोध में ही उसके बाद में एक 2 आदमी को गिरफ्तार कर लिया गया था। वो भी कारण था, इसी एक्ट के तहत उनको गिरफ्तार किया गया था। एक कोई किचलू करके थे, वो थे, एक और आदमी थे, वो दोनों आदमी के गिरफ्तारी हो गई थी। और किस कानून के तहत? रॉलेट एक्ट। तो रॉलेट एक्ट को भारत का काला कानून कहा जाता था, काला कानून कहा जाता है भी। तो इस कानून के तहत किसी को भी अंग्रेज गिरफ्तार कर सकती थी, अंग्रेज की जो पुलिस थी वो गिरफ्तार कर सकती थी। इसी के विरोध में जालियांवाला बाग में, ये अमृतसर में है, पंजाब के अमृतसर में, आम सभा का एक गठन किया गया था। मतलब बहुत सारे लोग वहां पे जमा हुए थे कि आगे का क्या रणनीति अपनाया जाएगा। तो वो दिन था 13 अप्रैल 1919 का। तो यह भी पूछ देता है कभी कभी कि जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो 13 अप्रैल 1919 को जनरल डायर, एक अधिकारी था अंग्रेज का, वो निहत्थे लोगों पर, यानी उनके पास कोई हथियार नहीं था, जो लोग वहां थे उन पर गोलियां बरसा दिया, और निकलने का एकमात्र रास्ता था, एक गेट था। तो लगभग 400 लोग मारे गए थे, और बहुत सारे लोग डर से कुआं में कूद गए थे, बहुत सारे लोग घायल हो गए थे। तो ये था आपका जालियांवाला बाग। तो किस कानून के विरोध में वहां पे इकट्ठे हुए थे? रॉलेट एक्ट के। कब हुआ था घटना, कब घटी थी? 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को। अगला देखिए, इससे रिलेटेड क्वेश्चन है कि कौन सा कमेटी बनाया गया था इसकी जांच करने के लिए। देखिए, ये तो हुआ था कि भाई पहले हुआ था जालियांवाला बाग हत्याकांड से पहले रॉलेट एक्ट आया, उसके बाद में जालियांवाला बाग में हत्याकांड हुई। अब इस हत्याकांड की जांच के लिए कौन सी कमेटी का गठन किया गया था? तो हंटर कमेटी। ये भी कभी कभी पूछ देता है, तो उसकी जांच के लिए कौन सी कमेटी का गठन किया गया था? तो हंटर कमेटी। हंटर कमेटी या समिति जो भी कह सकते हैं, हंटर कमेटी का गठन किया गया था। किसकी जांच के लिए? जालियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए हंटर कमेटी का गठन किया गया था। तो याद रखिएगा, किसके विरोध में? रॉलेट एक्ट के। उसके बाद कौन सी कमेटी बनी जांच करने के लिए? हंटर कमेटी। घटना कब घटी? 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को। किसके कहने पर गोली चली थी? जनरल डायर के आदेश पर। अगला क्वेश्चन देखिए, लास्ट क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है कि राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो ये अच्छा क्वेश्चन है, इसको ध्यान दीजिएगा कि राज्यपाल हर राज्य में होता है। तो राज्यपाल की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है? राष्ट्रपति के द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है। नियुक्ति किस राज्यपाल की, किन के द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है।
और मुख्यमंत्री की नियुक्ति किनके द्वारा की जाती है, यानी किनके द्वारा शपथ दिलाया जाता है, तो वो है राज्यपाल के द्वारा। राज्यपाल के द्वारा शपथ दिलाया जाता है। प्रधानमंत्री की शपथ किसके द्वारा दिलाई जाती है, तो ये राष्ट्रपति के द्वारा दिलाई जाती है। ये रहा आज का महत्वपूर्ण क्वेश्चन। अगले वीडियो में हम एक और शानदार क्वेश्चन लेकर के आएंगे, ताकि आपको एग्जाम में एक भी क्वेश्चन छूटे नहीं। इसी तरह आप हमारे वीडियो पर बने रहें, लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।